ओके, गुड आफ्टरनून। होप सो आप लोग सेट समझ पाए हो और रिलेशंस लास्ट डे हम लोग किए थे तो समझ चुके होंगे। रिलेशंस ऐसे क्वेश्चंस बहुत नहीं आता है। बुक वगैरह में आप देखिएगा तो टाइप्स ऑफ रिलेशंस जो है आपको मिलेगा, ठीक है, बट वो आपको सिलेबस में नहीं है 11th के, तो आप उसको छोड़ देगा। आज जिस टॉपिक को हम लोग करने जा रहे हैं वो टॉपिक है आपका फंक्शन, ठीक है। आज का जो न्यू टॉपिक है वो है फंक्शन। इंपॉर्टेंट है 11th के लिए, 12th के लिए, फिजिक्स के लिए, ठीक है, मैथमेटिक्स के लिए, सारे के लिए टॉपिक अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। जनरली जो हमारे पास जो सिलेबस है, खासकर 11th क्लास का जो सिलेबस है, वो उसको जो स्टडी जो हम लोगों को करना है वो आपका सिर्फ और सिर्फ अल्जेब्रिक आपको जो है फंक्शंस वगैरह उसी के ऊपर। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग पढ़े सेट्स, सेट्स। देन फिर क्या पढ़े, फिर हम लोग पढ़े कार्टेशियन, याद करिए, प्रोडक्ट ऑफ सेट्स पढ़े। फिर क्या पढ़े, सेट्स के बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स पढ़े। उसके बाद हम लोग पढ़े रिलेशन, रिलेशन पढ़े। एंड देन अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फंक्शन, ठीक है। मतलब रिलेशन को पढ़ने के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट समझना जरूरी था क्योंकि ये पेयरिंग में आता है, ऑर्डर्ड पेयर में आता है। और फंक्शन जो है रिलेशन का एक स्पेशल केस है। फंक्शन जो है वो रिलेशन का स्पेशल केस है। रिलेशन का एक स्पेशल केस फंक्शन है। द रिलेशन के एक स्पेशल केस को हम लोग स्टडी करेंगे फंक्शन के अंदर। और वो केस क्या है थोड़ा सा लिख देते हैं, हम आपको समझने में इजी होगा, ठीक है। यही डिफिनेशन है जो फंक्शन का जो हम लिखेंगे और इसी के ऊपर हम लोग सारा काम करेंगे। फंक्शन क्या है बात करते हैं, एक डिफिनेशन लिखते हैं फंक्शन का। फंक्शन, फंक्शन के डिफिनेशन में इसको मिटा दें तो जगह मिल जाएगा, ठीक है। फंक्शन के डेफिनेशन में हम लोग लिख सकते हैं लेट ए एंड बी, ए एंड बी बी टू नन एम्प्टी सेट्स, नन एम्प्टी सेट्स। then a relation f, then a relation f, then a relation f from a to b, a to b is called a function। इसका एक एक लाइन हम आपको समझाएंगे। called a function, ठीक है। if every element in a, if every element in a, ठीक है, has a unique image, has a unique image, unique image in b, ठीक है। and we write, and we write, we write function a to b, ठीक है। तो यही डिफिनेशन है, जो फंक्शन का जो डिफिनेशन है वो यही डिफिनेशन होता है। क्या बोलते हैं, ए और बी दो नन एम्प्टी सेट्स है। ए और बी समझना है बस इसको अच्छे से। ए और बी कैसा है, दो नन एम्प्टी सेट्स है। फंक्शन क्या है, रिलेशन का एक स्पेशल केस है। ए और बी दो नन एम्प्टी सेट्स है, जरा रिलेशन एफ, फिर कैसा रिलेशन, किस पर, एफ पर, किसमें, फ्रॉम ए टू बी, इज कॉल्ड अ फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट इन ए हैज अ यूनिक इमेज इन बी। देखिए मान लीजिए, सपोज करिए कि हम एक सेट लेते हैं ए और एक दूसरा सेट हम ले लेते हैं बी, और यहाँ पे कुछ ए बी सी डाल देते हैं, यहाँ पे 1 2 3 कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपको ये ऐसे आया, ये ऐसे आया और ये ऐसे आया, ये हम लिख दिए यहाँ पे फंक्शन एफ। देखिए पहला सवाल क्या है कि ये फंक्शन है क्या, फर्स्ट क्वेश्चन। डिफिनेशन आप पढ़ो क्या बोलता है, या आप फिर एक और हम बनाते हैं मैपिंग। एक मैपिंग हम ऐसे बनाते हैं ए बी सी, और यहां पर आ रही है 1 2 3, ठीक। ये इमेज 1 है, आपको दिख रहा है इमेज 1, और ये इमेज 2 दिख रहा है। आपको क्या लगता है इसमें दोनों में फंक्शन कौन है,
बताइए इन दोनों में फंक्शन कौन है आपके हिसाब से? ठीक है, मान लीजिए ए भी ए है, ये भी बी है, और यहाँ पे फंक्शन ए टू बी। आप डिफिनेशन को पढ़िए, समझने का कोशिश करिए और बताइए कि इनमें फंक्शन कौन है। ओके, एक आंसर अभी आया इमेज वन, एक आंसर अभी आया, और आपको क्या लगता है? पार्टिसिपेट करिए, जरूरी है पार्टिसिपेट करना, क्योंकि जब आपको इसका समझ में आएगा तब आप फंक्शन समझने लगेगा। जब ये चीज आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर आप फंक्शन नहीं समझ पाइएगा। तो इस चीज को समझना हम लोगों को जरूरी है। इमेज वन, एक और आंसर आया है इमेज वन। क्या इमेज टू फंक्शन नहीं है? सवाल ये, क्वेश्चन बदलते हैं। सवाल ये है कि इमेज टू जो हम बनाए हैं यहाँ पे, क्या ये फंक्शन नहीं है? यस या नो? बहुत सिंपल सा सवाल है। इमेज टू फंक्शन है या नहीं है? आंसर आना चालू हो गया है। नो आंसर आया है, अभी एक आंसर मिला नो। और कोई? देखिए कोई भी अगर आंसर देता है तो उसके पास रीजन होना चाहिए, मतलब ये हम लोग तुक्का तुक्का नहीं खेल रहे हैं। हाँ ठीक है, प्रीतिश का कहना है कि सर लिखा है ए हैज अ यूनिक इमेज ऑफ बी। हाँ हाँ सही है, वो तो लिखा ही हुआ है। देखिए ध्यान से देखिएगा। अच्छा, इन लोगों का कहना है कि वो ए हैज अ यूनिक इमेज इन बी। देखिए क्या इस लाइन में ये फिट होता है? अरे एक इमेज थ्री हम आपके लिए बनाते हैं, आप बताइएगा। इमेज थ्री, मान लीजिए ए है, ये बी है, क्या ये फंक्शन का मैपिंग है? सवाल फिर आया, क्या ये जो मैपिंग दिख रहा है आपको फंक्शन का मैपिंग है? ओके, देखिए अब हम समझाने की कोशिश करते हैं, शायद उसके बाद आप लोगों का सारे बच्चों का आंसर सही आएगा। ठीक है, पहले हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आंसर्स आने लगे, बच्चे लोग नो वगैरह बोल रहे हैं, ध्यान देगा। ए और बी दो नन एम्प्टी सेट्स है। हाँ भाई नन एम्प्टी तो है, दोनों में कुछ ना कुछ दिख रहा है। ए में एबीसी है, बी में 1 2 3 है। ठीक है, तो नन एम्प्टी तो है। द रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी, द रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड अ फंक्शन। ठीक है, अगर ये फंक्शन कराएगा, इफ एवरी एलिमेंट इन ए, मतलब ए का सारा एलिमेंट। अच्छा चलिए बताइएगा, एक और इमेज हम आपके लिए बनाते हैं, इमेज फोर। ये हो गया ए बी सी, और ये हो गया 1 2 3, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ए है, ये बी है, ये एफ है। दिस इज इमेज फोर। क्या इमेज फोर जो मैपिंग है वो फंक्शन का है? इमेज फोर जो मैपिंग दिख रहा है, क्या ये फंक्शन का है? यस या नो? यस या नो? एक आंसर तो अभी यस आया है, और कोई आंसर देना चाहेगा? इमेज फोर, देखिए हम जो भी बात बोलेंगे इसी के ऊपर बोलेंगे, जो ऊपर लिखा हुआ है फंक्शन डिसाइड, हम जो स्टेटमेंट है इसी के ऊपर हम करेंगे सारे का। अच्छा, कुछ बच्चों ने आंसर देना चालू किया है। नो, कुछ बच्चे नो बोल रहे हैं, कुछ बच्चे यस बोल रहे हैं। ठीक है, दोनों आंसर आ रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं डेफिनेशन को लेके बच्चों के बीच में थोड़ा सा कंफ्यूजन बना हुआ है। क्योंकि अगर एक ही आंसर आता तो मुझे लगता कि नहीं नहीं ठीक है, सब लोग एक ही आंसर दे रहे हैं। अब हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, और हम इन चारों को भी मिटाएंगे नहीं, आंसर अब फिर आप थोड़ी देर बाद दीजिएगा। ए और बी दो नन एम्प्टी सेट है, ठीक है। द रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड अ फंक्शन। ये दो लाइन तो हम पढ़ चुके दो तीन बार। ठीक है, इफ एवरी एलिमेंट इन ए का जितना भी एलिमेंट है हैज अ यूनिक इमेज इन बी, हैज अ यूनिक इमेज इन बी। ठीक है, एंड वी राइट एस, वो तो खैर लिखने का तरीका बता रहा है। ध्यान से देखिए, अब हम आपसे ये पूछे जा रहे, बताइएगा जो पूछे जा रहे हैं, यहाँ पे ए एक इमेज बनाया है, ये भी एक इमेज बनाया है, ये भी एक इमेज बनाया है, यानी कि ये फंक्शन है, ये आपका फंक्शन है, ये बिल्कुल सही है। एवरी एलिमेंट इन ए हैज अ यूनिक इमेज इन बी। ठीक है, अब चलिए हम इसमें आते हैं, इमेज थ्री पे आते हैं।
इमेज 3 पे। एवरी एलिमेंट इन है, ए का जितना भी एलिमेंट है वो सारा यूनिक इमेज बनाना चाहिए, यूनिक। एवरी एलिमेंट इन ए हैज अ यूनिक इमेज। तो ए में कितना एलिमेंट है? तीन एलिमेंट है। आप ध्यान दीजिए, ए का इमेज है। अब अभी हम इस वर्ड पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे, यूनिक पे ध्यान नहीं दे रहे, अभी फिलहाल इमेज पे ध्यान दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे तीन एलिमेंट है, तीनों का इमेज दिख रहा है। ए का इमेज 1 है, बी का इमेज 2 है, सी का इमेज 3 है। यहाँ पे भी देखिए तीन इमेज, तीन है एलिमेंट है। ए के पास इमेज है, बी के पास इमेज है, लेकिन सी के पास इमेज नहीं है। तो ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें देखिए एवरी एलिमेंट इन ए हैज अ यूनिक इमेज इन बी। यूनिक इमेज तो छोड़ो, इमेज ही नहीं है, सी के पास कोई इमेज ही नहीं है। तो इसका मतलब इस बेस पे ये फंक्शन से बाहर निकल गया। मतलब ये डेफिनेशन है फंक्शन का। फंक्शन के बारे में अगर कोई बोले तो इतना यही चीज आपको बोलना है कि ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स है। The relation f from a to b is called a function if every element in a has a unique image in b. ठीक है, परफेक्ट डेफिनेशन। अब देखिए हम लोग आते हैं, ये कर लिए, ये कर लिए, अब इस पे आते हैं। ध्यान देगा, इमेज 4 पे आते हैं। एवरी एलिमेंट इन ए हैज अ यूनिक इमेज इन बी। तो देखिए ए का इमेज है, बी का इमेज है, सी का इमेज है। देखिए बी के बारे में कुछ नहीं बोला है, सिर्फ ए के बारे में बोला है। बी के बारे में कोई, देखिए ये 4 ऐसा है जो किसी से कनेक्ट नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमको मतलब भी नहीं है। अगर 5 भी होता तो कोई दिक्कत नहीं था। हम लोगों को सिर्फ यहां पे देखना है कि यहाँ पे सारे का इमेज है कि नहीं। यहाँ पे तो हम लोग को दिख रहा है कि जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है इन सारे का इमेज है, तो ये भी फंक्शन होगा, ये फंक्शन है। इमेज 4 फंक्शन है। क्यों फंक्शन है? क्योंकि आपको ए में सिर्फ देखना है कि इमेज है कि नहीं। तो ए में तो आपको इमेज है, ए के जितना भी एलिमेंट है, तीन एलिमेंट है, तीनों का इमेज है। लेकिन आप ध्यान से देखिए बी में एक छूट गया है। बी में छूट जाता है उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे कितना भी नंबर छूट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको सिर्फ इस तरफ ध्यान देना है। एंड सिमिलरली यहाँ पे भी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट है जिसका कोई इमेज नहीं है, तो इस बेस पे ये आपका हम बोल सकते हैं कि भाई ये फंक्शन नहीं है। क्यों? एवरी एलिमेंट इन ए हैज अ यूनिक इमेज। मतलब एक सारे एलिमेंट का इमेज होना जरूरी है, मस्ट है। बट यहाँ पे देखिए इसलिए आपको फंक्शन से बाहर हो गया। और यहाँ पे देखिए जितना भी एलिमेंट है सारे का इमेज है। अब बोलिएगा बी में, बी का इसका नहीं, बी से कोई मतलब नहीं, हमको सिर्फ ए से देखना है। तो यानी ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, क्योंकि देखिए यहाँ पे सारे का इमेज बना हुआ है, यहाँ पे सारा इंगेज है, सारे का इमेज बना हुआ है। इधर छूटा कोई दिक्कत नहीं, इस तरफ छूट सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे नहीं छूटना चाहिए। पहला बात आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे नहीं, जैसे ही यहाँ पे छूटेगा मतलब वो फंक्शन से बाहर हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। एवरी एलिमेंट इन ए हैज अ यूनिक इमेज। हम फिर से पूछना चाहेंगे आपसे कि इमेज टू फंक्शन है कि नहीं, यस या नो। अगर आपको लगता है फंक्शन है तो यस, और आपको लगता है फंक्शन नहीं है तो नो। फिर से आप लिखो। एक बच्चा बोला कि हाँ ये आपका है, एक बच्चे का कहना है कि है, लेकिन बहुत सारे बच्चों का कहना है कि ये नहीं है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का कहना है कि ये नहीं है, मतलब मैक्सिमम बच्चों का कहना है कि नहीं। चलिए देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, समझने का कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आपसे हम ये पूछे ए का कितना इमेज है, बताइए ए का कितना इमेज है। एक इमेज है कि दो इमेज है? तीन कहां से आ जाएगा? ए का कितना इमेज है? एक ही इमेज। एक कितना लोग से कनेक्ट हुआ है? एक से ही, तो इसका तो यूनिक इमेज हुआ ना इसका, तो एक ही इमेज हुआ ना। बी पर आई, बी का कितना इमेज है? बी का कितना इमेज है? एक ही है। बी और किसी से कनेक्ट है? बी किसी और से कनेक्ट है? नहीं है। तो ए का कितना इमेज हुआ? एक, यानी यूनिक इमेज। यूनिक का मतलब सिंगल, सिंपल सा यूनिक होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो भाई देखो यहां पे इसका जो इमेज है एक ही है। यहां पे इस बी के बारे में आइएगा तो बी का भी एक ही इमेज है। बी का दो इमेज कहां है? सी का तो खैर से दिख रहा है। आपको कंफ्यूजन इसलिए रहा कि इसको भी हम इससे इंगेज किए और इसको भी इससे इंगेज किए, तो आपको लगा कि यूनिक कहां रहा। यूनिक है ना, ए का एक ही इमेज है, मतलब सिंपल से बात है, यहां पे जो भी एलिमेंट हो उसका सिंगल इमेज हो। यूनिक इमेज का मतलब सिंगल इमेज, यूनिक इमेज का मतलब सिंगल इमेज।
सिंपल। मतलब यहाँ पे जो भी हो उसका एक ही इमेज हो, मतलब ए के लिए सिर्फ एक इमेज है, ए के लिए और कोई इमेज नहीं है, बी के लिए भी एक ही इमेज है, बी के लिए और कोई इमेज नहीं है, जैसे सी के लिए भी एक ही इमेज था। अब उससे कोई मतलब नहीं कि ए भी 1 के साथ कनेक्ट हो जाए और बी भी जाके 1 के कनेक्ट, उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोगों को सिर्फ यहां पे देखना कि इसका कितना इमेज। तो इमेज टू भी आपका क्या है, फंक्शन है। करेक्ट, इमेज टू भी आपका जो है वो फंक्शन है। तो देखिए ये भी फंक्शन था, ये भी फंक्शन था। आपको बस ध्यान रखना है दो ही बात का, यहां पे देखना कि सारा लोग इंगेज है कि नहीं, पहले ये देखना है, और सबका यूनिक इमेज है कि नहीं, सिंगल इमेज है कि नहीं। तो ये सारा यही साफ पता चलेगा कि सारा, जैसे यहाँ पे एकदम क्लियर हो रहा है किसी का कोई इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन से ऐसे बाहर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि सारा लोग इंगेज है, अब देखना यूनिक है कि नहीं, हाँ सबका सिंगल सिंगल इमेज है, तो ठीक है। यहाँ पे देखिए सारा इंगेज है और सबका सिंगल सिंगल इमेज है। यहाँ पे देखिए सारा इंगेज है लेकिन सारे का सिंगल इमेज है। आपको देखने से लग रहा है कि एक ही से कनेक्ट हुआ, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन ए का तो एक ही इमेज है ना, बी का भी तो एक ही इमेज। तो यानी कि ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, और ये भी फंक्शन है, फंक्शन सिर्फ ये नहीं था। चलिए हम लोग एक दो और मैपिंग करके दिखाते हैं आपको, बताइए वो फंक्शन है कि नहीं। तो ये कंसेप्ट जब क्लियर होगा तो ही फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत कुछ है फंक्शन के अंदर पढ़ने का, लेकिन आपको 11th में जो सिलेबस है वो डोमेन एंड रेंज पे, अलजेब्रिक फंक्शन का हम लोग को डोमेन और रेंज निकालना होता है। ओके, और अगर अच्छे से आप सीख गए तो बहुत जगह पे काम आना है। चलिए हम वो देखते हैं आगे कहानी। जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि हम एक लेते हैं ए बी सी 1 2 3, अब ये बताइए कि क्या ये आपका फंक्शन है, तो आराम से टाइम देखें, क्या ये फंक्शन है, क्यों नहीं फंक्शन है, देखते हैं हम लोग। देखिए सारा इंगेज है, सारा इंगेज है, तो बेसिक्स प्रॉपर्टी तो होल्ड कर रहा है कि ए का सारा ये होना चाहिए। अब दूसरा चीज देखते हैं, ए का देखिए ये भी इमेज है और ए का ये भी इमेज है। ए के पास दो इमेज है, अगर एफ ए हम बोले तो 1 भी होगा और एफ ए बोले तो 2 भी होगा। तो यहाँ कंफ्यूजन है कि एफ ए एक्चुअल में होगा क्या। एफ ए का वैल्यू यहाँ से 1 मिल रहा है और एफ ए का वैल्यू 2 भी मिल रहा है, तो यहाँ पे पूरी तरह से कंफ्यूजन है कि एफ ए का वैल्यू क्या है। देखिए अगर यहाँ पे हम बात करें तो एफ बी का वैल्यू 3 है। देखिए अब एफ बी का और कोई वैल्यू नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ 3 ही मिलेगा, तो यूनिक इमेज है ना। हम ये वैल्यू डालें और हमको 3 मिल रहा है। एफ सी के बारे में, एफ सी आपको 3 दे रहा है, ठीक है, ये भी वैल्यू डाले तो सेम वैल्यू आ रहा है। लेकिन हमको ये कंफ्यूजन है ना कि एफ सी डालने में कुछ और आ जाएगा, वैसा वाला तो कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, एफ डी आपको 4 आ रहा है, ठीक है, आपको ये जो है ना दो वैल्यू प्रोड्यूस कर दे रहा है। तो देखिए इसके बाद एक इमेज नहीं, इसके बाद दो इमेज है, यूनिक इमेज नहीं है इसका मतलब, तो यानी कि ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये फंक्शन आपका नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप सीख गए हैं। ठीक है, एकदम आप सीख गए हैं। अच्छा, इसके बाद हम लोग कुछ और छोटा सा बात कर सकते हैं। ये बताइएगा, क्या ये फंक्शन है, क्या ये फंक्शन है। देखिए हम लोग पूरा देखिए, सारा लोग इंगेज है, इसमें जितना भी सब इंगेज है। इस तरफ देखना नहीं कि कौन इंगेज है कौन नहीं है। ठीक है, इस तरफ नहीं दिखाया था कि कौन इंगेज है और कौन नहीं इंगेज है, नहीं देखें, सिर्फ इस तरफ देखते हैं, तो सब लोग इंगेज है। अब यूनिक इमेज है, ए के पास एक ही इमेज है, बी के पास भी एक ही इमेज है, सी के पास भी एक ही इमेज है, डी के पास भी एक ही इमेज है, ई के पास भी एक ही इमेज है, एफ के पास भी एक ही इमेज है, जी के पास भी एक ही इमेज है, मतलब ये फंक्शन है। तो ये आपका फंक्शन है। चलिए चलिए, आप बहुत अच्छे से फंक्शन सीख गए, अब आपको कंफ्यूजन नहीं लग रहा है। जब आप इस तरह से, कई बच्चों ने इसका आंसर दिया कि हाँ ये फंक्शन है। ध्यान दीजिएगा कि किसी इधर से क्या हो रहा है इधर से देखना ही नहीं होता, इधर से कोई मतलब नहीं रहता हम लोगों को, जो मतलब है सिर्फ ए से, हम लोगों को मतलब सिर्फ ए से होता है। ए के साथ क्या होना चाहिए, यूनिक इमेज होना चाहिए, ए का जितना भी एलिमेंट है वो सारा यूनिक इमेज होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। बी के साथ क्या हो रहा है, बच जा रहा है या क्या हो रहा है, उस पर ध्यान नहीं देना। अच्छा देखिए, हम ऐसे बोलते हैं
ए का इमेज कितना है 1, ए का इमेज 1, तो उल्टा भी पढ़ा जाता है, तो 1 का 3 इमेज क्या होगा, ठीक है, देखो ए 1 इज अ इमेज ऑफ ए क्या होगा, इमेज ऑफ ए इज 1, अब प्री इमेज उल्टा, प्री इमेज ऑफ 1 इज ए। देखिए इमेज ऑफ ए का जो इमेज है वो 1 होगा, प्री इमेज ऑफ 1 इज ए, उल्टा पढ़ने का तरीका है। प्री इमेज ऑफ 5 नहीं है, प्री इमेज ऑफ 6 नहीं है, इमेज ऑफ जी 4 है, प्री इमेज ऑफ 4 जी है, प्री इमेज ऑफ 3 तो ई भी है एफ भी है। वर्ड समझिए, अगर आप ऐसे पढ़ते, जनरली प्री इमेज पढ़ा नहीं ज्यादा जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कैसे पढ़ाया जाता है, ज्यादातर इमेज ही पढ़ाया जाता है। तो ए का इमेज 1 है, बी का इमेज 2 है, सी का इमेज 2 है, डी का इमेज 2 है, ठीक है, ई का इमेज 3 है, एफ का इमेज 3 है, जी का इमेज 4 है, 4 का प्री इमेज जी है, 3 का प्री इमेज ई एफ है, 2 का प्री इमेज बी सी डी है, 1 का प्री इमेज ए है, 5 6 का कोई प्री इमेज नहीं। तो ये मेथड है पढ़ने का। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा सा और बढ़ते हैं, ठीक है। फंक्शन जो होता है वो 2 टाइप का होता है, ओनली 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। कौन कौन है वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। 2 तरीके का फंक्शन होता है, एक फंक्शन होता है आपका 1 1 और एक फंक्शन होता है आपका मिनी 1। 1 1 भी 2 टाइप का होता है, ठीक है, 1 1 का भी 2 टाइप है, एक है 1 1 इंटू और एक होता है 1 1 ऑन टू। ये सब बहुत बेसिक्स बात है। मिनी 1 भी जो होता है, मिनी 1 भी 2 टाइप का होता है, मिनी 1 भी 2 टाइप का होता है, एक होता है मिनी 1 इंटू और एक होता है मिनी 1 ऑन टू। देखिए फर्क आप ध्यान दीजिए, इंटू और ऑन टू पे लग रहा है, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन, एक है आपके पास 1 1 फंक्शन और एक है मिनी 1 फंक्शन, 2 टाइप का फंक्शन होता है। अब 1 1 भी आपका 2 टाइप का होता है, एक 1 1 इंटू होता है, एक 1 1 ऑन टू होता है। अब क्या होता है थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे सपोज करिए एक मैपिंग हम आपको बनाते हैं, ये एक मैपिंग बना, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये 1 2 3 हो गया। ओके, तो ये हो गया आपके पास 1 1 ऑन टू, समझिएगा, आपको दिक्कत नहीं। एक और हम खींचते हैं आपके लिए, ए बी सी 1 2 3 4। देखिए A1 के साथ इंगेज होगा, B2 के साथ, C3 के साथ इंगेज। देखिए ये भी 1 1 है, 1 1 का मतलब होता है कि यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे सबका सिंगल इमेज ऐसे दिख रहा है, ठीक है। मिनी 1 में क्या होता है, मिनी 1 में ऐसे हो जाता है, मान लीजिए हम डी लिखे और इसको इसके साथ इंगेज कर दिए, यही मिनी 1 हो गया। मतलब 2 एलिमेंट ऐसा है जिसका सेम इमेज है, उसको मिनी 1 बोलते हैं। बट फिलहाल यहाँ पे देखिए दोनों फंक्शन है, यहाँ पे सारा एलिमेंट इंगेज है और सिंगल सिंगल सबका इमेज दिख रहा है, ये 1 1 है, और यहाँ भी सेम चीज है, लेकिन एक फर्क दिखा दोनों में। फर्क क्या दिखा, इसमें कुछ ऐसा एलिमेंट आया है जिसका प्री इमेज नहीं है। तो अगर मान लीजिए कि किसी एलिमेंट का प्री इमेज नहीं है, भले वो फंक्शन है लेकिन प्री इमेज नहीं है, तो हम उसको बोलेंगे कि वो इनटू फंक्शन है। अगर सारे एलिमेंट का प्री इमेज होगा तो उसको हम लोग ऑन टू बोलेंगे। ये क्लियर हुआ? देखिए इधर का तो हम लोग समझ ही गए हैं सारा कहानी। अब हम थोड़ा सा इधर का समझें। इधर 2 ही तरह का चीज हो सकता है, या तो सारे एलिमेंट का प्री इमेज हो या सारे एलिमेंट का प्री इमेज नहीं हो। तो देखिए इसमें सारे एलिमेंट का अगर प्री इमेज है तो उसको ऑन टू बोलते हैं, और सारे एलिमेंट का अगर प्री इमेज नहीं है, कुछ एलिमेंट बच जाता है, एक बच जाए या एक से ज्यादा बच जाए, तो हम लोग उसको इनटू फंक्शन बोलेंगे। इनटू को कोई मतलब नहीं होता कि वो फंक्शन है नहीं है या क्या है, वो किस टाइप का है उसको कोई, बस खाली ये देखना कि यहां बचा मतलब इनटू, और इधर नहीं बचा तो मतलब ऑन टू। चाहे वो फंक्शन हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। फंक्शन नहीं भी रहेगा
लेकिन अगर इधर बच जा रहा है तो मतलब आपको इनटू में चल जाता है, और अगर नहीं बचा तो ऑन टू में चल जाता है। फंक्शन के लिहाज से भी वही बात है, ये फंक्शन तो है, कैसा फंक्शन है, वन वन फंक्शन है, ये कैसा है, ये भी वन वन फंक्शन है, लेकिन इन दोनों में एक डिफरेंसेस है। क्या डिफरेंसेस है? यहाँ पे सारे का प्री इमेज है और यहाँ पे सारे का जो आपका है, अच्छा इसको डोमेन नेम से भी हम समझ सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन में हम आए इसके लिए, ठीक है, तो इसका डोमेन कितना हो जाएगा? इसका डोमेन हो जाएगा आपके पास ए बी सी, और अगर हम रेंज की बात करें तो जितने का प्री इमेज बना है वो सब रेंज में आता है, तो 1 2 3, तो कोडोमेन क्या होगा? कोडोमेन होगा 1 2 3 4। तो हम लोग ऐसे भी बोलते हैं कि अगर आपका रेंज सबसेट हो कोडोमेन का तो इनटू फंक्शन होता है, मतलब रेंज कम हो कोडोमेन ज्यादा हो तो इनटू होता है। और यहां पे ध्यान से देखिए, यहां पे देखिए, अगर आपका कोडोमेन रेंज के बराबर हो गया तो वैसे फंक्शन को हम लोग ऑन टू बोलते हैं। अब इसमें देखिए, अगर डोमेन की बात करेंगे तो एबीसी होगा, कोडोमेन की बात करेंगे तो 1 2 3 होगा, रेंज की बात करेंगे तो 1 2 3 होगा, तो कोडोमेन रेंज के बराबर हो गया। अगर कोडोमेन रेंज के बराबर हो जाएगा तो ऑन टू, और अगर रेंज आपका सबसेट हो जाएगा कोडोमेन का तो इनटू। मतलब कोडोमेन ज्यादा है, रेंज कम है, मतलब इसमें कुछ बच जा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो इनटू फंक्शन है। कभी कभी लोग बोलते हैं इनटू और ऑन टू का डेफिनेशन बताइए, तो जनरली हम लोग ऐसे बताते हैं कि अगर कोडोमेन रेंज के बराबर हो तो ऑन टू, और अगर रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन देन इनटू। कभी अगर इनटू एंड ऑन टू के डेफिनेशन के बारे में बात करना हो तो आप इस तरह से बात कर सकते हैं। इनटू और ऑन टू वन वन में भी आ सकता है, मिनी वन में भी आ सकता है, और मतलब फंक्शन से बाहर भी आ सकता है। बस इसका एक ही डेफिनेशन है कि सारे का अगर प्री इमेज पॉसिबल है तो ऑन टू, अगर उसमें कुछ बच जाता है तो इनटू, बस इतना ही कंसेप्ट है। ये किसी के साथ भी आ सकता है। ये हम मान के चले कि इतना कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है, जल्दी बोलिए यस या नो। आगे बढ़ेंगे, चलिए समझ में आ गया, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए धीरे 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 हम लोग आराम से पढ़ेंगे, हड़बड़ाएंगे नहीं। एक कंसेप्ट इसमें हम लोग और भी बचाए हुए हैं, क्या है? मिनी वन वाला, ठीक है। मिनी वन के कंसेप्ट में आते हैं। देखिए मिनी वन के कंसेप्ट में क्या आएगा, जैसे मान लीजिए आप एक ऐसे ले लो, ये आप ए बी सी, और यहां ले लो आप 1 2 3 4, ठीक है। जैसे इससे इंगेज हुआ, ये इससे इंगेज हुआ, चलिए इसको भी इसी से इंगेज कर देते हैं, थोड़ा बढ़ा देते हैं, डी ई एफ। देखिए इसमें तीन ऐसा एलिमेंट दिख रहा है जिसका सेम इमेज दिख जा रहा है, बाकी का सबका सिंगल सिंगल है, तो ये हो जाएगा मेनी वन। ओके, लेकिन एक चीज और नोटिस करिए कि यहाँ पे जितना भी एलिमेंट है सारे का प्री इमेज है, तो ये हो जाएगा मेनी वन ऑन टू। ओके, एक और बना देते हैं हम आपके लिए, ए बी सी 1 2 3, ये से इंगेज हुआ, ये भी से इंगेज हुआ, ये से इंगेज हुआ। फंक्शन है, हाँ है, क्यों है? सारे का यूनिक इमेज है, ए का एक ही इमेज है, बी का भी एक ही इमेज है, सी का भी एक ही इमेज है, तो आपको सबका यूनिक इमेज है, तो फंक्शन तो है। किस तरह का फंक्शन है? मिनी वन, क्योंकि इसमें दो एलिमेंट ऐसा मिला जिसका एक ही इमेज आ रहा है, तो मिनी वन हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या है, यहाँ पे बच जा रहा है, इसलिए इनटू हो गया, मिनी वन ऑन टू, क्योंकि यहाँ पे नहीं बचा, और ये मिनी वन इंटू क्योंकि यहाँ बचा। यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है कि जो कोडोमेन है रेंज के बराबर आ रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है? रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। उम्मीद करते हैं ये सब आप कंसेप्ट समझ गए होंगे। फंक्शन दो तरह का होता है, एक फंक्शन वन वन है और एक मिनी वन है फंक्शन, ठीक है। इसमें हम लोग फिर इंटू और ऑनटू का भी कंसेप्ट सीख गए। इंटू और ऑनटू क्या होता है? इंटू किसको बोलते हैं, ऑनटू किसको बोलते हैं? अगर कोडोमेन रेंज के बराबर हो तो आपका ऑनटू, और अगर मान लीजिए कि आपका रेंज सबसेट है कोडोमेन का तो उस केस में इंटू, ठीक है। देखिए मिनी वन में भी आया, आप ध्यान दीजिए मिनी वन में भी आया, क्योंकि इंटू ऑनटू का कंसेप्ट सिर्फ इससे होता है और उसको कोई चीज मतलब नहीं, मिटाते हैं इसको, हो ही गया क्लियर। ऐसे एक अलग अलग नाम भी होता है, थोड़ा सा हम आपको समझा दें। आप इतना दूर आए तो एक लाइन और बोल सकते हैं।
ओके, मिटाई तो जरूरत नहीं है। आप नेक्स्ट है आपके पास, ध्यान देगा, अगर हम बात करें ऐसा कुछ, फंक्शन ए टू बी, ये किस तरह का फंक्शन है बताइए? वन वन है कि मेनी वन है? वन वन इनटू है कि ऑन टू है? जल्दी बताइए, ये फंक्शन इनटू है कि ऑन टू है? जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए, इनटू या ऑन टू? ऑन टू, गुड, वन वन ऑन टू। चलिए बहुत सही, अब ध्यान से देखिएगा, ये वन वन ऑन टू फंक्शन है। अब देखिए, वन वन का एक और नाम होता है, वन वन को एक और नाम बोलते हैं इंजेक्टिव, नाम है और कुछ नहीं। ऐसा आप लोगों का, जैसे आप लोगों का स्कूल का नाम कुछ अलग है, ठीक है, मतलब ऑफिशियल नाम, घर में कोई और भी नाम से बुलाते हैं, चिंकी, पिंकी, चुन्नू, मुन्नू, कुछ भी, है ना, बबलू, कुछ भी बुला लेता है लोग, है ना। तो वो क्या हुआ कि बस है आप ही, लेकिन ठीक है, नाम अलग है। तो एग्जैक्टली बस नाम है, वन वन को इंजेक्टिव भी बुलाया था, कहीं कहीं पे इंजेक्टिव फंक्शन बोल देगा, तो आपको समझ जाना चाहिए वन वन का बात कर रहे हैं। ऑन टू का भी एक नाम होता है, ऑन टू का एक नाम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव पूछा क्या ये फंक्शन सर्जेक्टिव है? अब बच्चा को सर्जेक्टिव वर्ड नहीं समझ में आता है, कि बच्चा सर्जेक्टिव का मतलब ही नहीं समझ आ रहा कि सर्जेक्टिव बोलते किसको है। तो मालूम पड़ा अच्छा सर्जेक्टिव तो ऑन टू को बोलते हैं, तो हाँ ये तो ऑन टू है, तो इसका मतलब ये सर्जेक्टिव। और अगर इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव ये दोनों किसी एक ही जगह पे आ जाए, जैसे इसमें आ गया, तो उसका एक नया नाम आता है बाइजेक्टिव, मतलब बाई प्रॉपर्टी, दो दो प्रॉपर्टी इसके अंदर। मिनी वन को हम लोग क्या बोलते हैं? मिनी वन का कोई नाम नहीं होता, याद रखें, मिनी वन को मिनी वन ही बोला जाता है। अब क्यों नहीं है, जैसे अब कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनका घर का नाम हो, स्कूल का नाम हो, कहीं भी हो, एक ही नाम से बुलाया जाता है, उनका नाम में कोई फर्क नहीं है, हर जगह पे एक ही नाम, ठीक है। तो अब उसका इसका भी कोई रीजन नहीं है कि हर जगह पे एक ही नाम क्यों है, दो तीन नाम रख दिए तो इसका भी कोई रीजन नहीं है कि दो तीन नाम क्यों रख दिया गया, ठीक है। तो ये सब प्यार का मामला है ना, कुछ लोग किसी प्यार से कुछ बुला लिए, ठीक है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे यही बात है, मिनी वन को हम लोग किसी और नाम से नहीं बुलाते, वन वन को लोग इंजेक्टिव बुलाते हैं, ऑन टू को सब्जेक्टिव बुलाते हैं, लेकिन मिनी वन को और किसी भी नाम से नहीं बुलाते। मिनी वन का मतलब सिर्फ मिनी वन ही होता है। इसी तरह से इनटू का भी कोई नाम नहीं होता, याद रखिएगा, इनटू के लिए भी कोई नाम यूज नहीं किया जाता है, इनटू को हमेशा इनटू ही बोला जाएगा, और मिनी वन को भी हमेशा मिनी वन ही बोला जाएगा। लेकिन वन वन के लिए हो सकता है इंजेक्टिव वर्ड यूज कर जाए, ऑन टू के लिए हो सकता है सब्जेक्टिव वर्ड यूज कर दे, या अगर ये दोनों घटना एक साथ घटता है तो हो सकता है बाइजेक्टिव यूज कर दे। जैसे बोलेगा कि फंक्शन बाइजेक्टिव है, इसका क्या मतलब? फंक्शन वन वन ऑन टू, इसका मतलब कहीं कहीं पे लिख देगा कि फंक्शन जो है आपका बाइजेक्टिव है, तो इसका मतलब हुआ कि फंक्शन आपका वन वन ऑन टू। अब ओके, अब यहां पे मान लो ऐसे कर देता तो ये बाइजेक्टिव नहीं होता, मतलब ये आपका ऑन टू नहीं है, ये क्या है? वन वन है, तो इसको हम इंजेक्टिव बोल सकते थे। चलिए, तो बेसिकली ये सब नाम है, सब इससे डरना वरना नहीं, ठीक है, सिर्फ नाम और कुछ है नहीं। चलिए इसको हटाते हैं। अब हम लोग आते हैं उस जगह पे जहां से क्वेश्चंस आते हैं, या जो हमारा मेन सिलेबस है। इतना हम लोग मेहनत किए सिर्फ फंक्शन को समझाने के लिए कि फंक्शन एक्चुअल में होता क्या है। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आ रहे हैं, ठीक है, और वो टॉपिक है आपका डोमेन। डोमेन, ओके, डोमेन पे आता है। एक लाइन लिख लेते हैं डोमेन के बारे में, डोमेन के बारे में एक लाइन बनता है, लिख लेता है। डोमेन, a set of all values of x, a set of all values of x for which function is defined, function is defined a set of values of x, a set of all values of x for which function is defined, उसी को हम डोमेन बोलते हैं। जैसे आप समझिए, एग्जांपल दिखाता हूं आपको। फंक्शन को हम लोग y से भी शो कर देते हैं, fx से भी शो करते हैं। fx का मतलब क्या हुआ? फंक्शन ऑफ x,
और नहीं तो y से भी करते हैं, इसलिए आपको देखिए y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब इसे मान ली कोई एक फंक्शन दिया हुआ है, सपोज करिए y इज इक्वल टू 1/x, एक फंक्शन दिया हुआ है। अरे फंक्शन क्या नाम है, जैसे मान लिया आप इतना वाला कोई लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 ऐसे कुछ लिख दिया। अब इतना को इसका एक नाम रख दिया एफ एक्स, तब इतना ना बोल के एफ एक्स बोला गया। रिप्रेजेंटेशन है, फंक्शन का मतलब रिप्रेजेंटेशन हुआ। जैसे आपका कोई ना कोई नाम है, मतलब इससे उस नाम से हम आपको रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब हम ये नहीं बोलते कि अरे वो बहुत लंबे बाल वाला और फिर वो देखो हम नाक जो है उसका ऐसा है, मुंह ऐसा है, ठीक है, ये तो नहीं बोलते। आपका नाम बोले हो गया, रिप्रेजेंट हो गया। तो इसीलिए मतलब नाम रखा जाता है। अब इतना ना बोल के हम इतना बोल देंगे, हम इसके बदले में ये दे दिए तो एफ एक्स बोलेंगे, मतलब लोग समझ जाएगा इसके बारे में बात चल रहा है, ठीक है। तो यहां पे देखिए मान लीजिए एक फंक्शन दिया हुआ y इज इक्वल टू 1/x या f x इक्वल टू 1/x, कुछ भी बोलिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए देखिए जो भी बात होता है रियल लाइन पे होता है। जैसे मान लीजिए कोई रियल लाइन है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब आपको ये सोचना है, ध्यान से देखिएगा, अब आपको ये सोचना है जैसे y इज इक्वल टू 1/x है, तो क्या x में कोई ऐसा वैल्यू है, समझिएगा, x के पास कोई ऐसा वैल्यू है, इसमें वैल्यू का मतलब होता है एग्जिस्ट वैल्यू, एक ऐसा वैल्यू जो एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब जिसका मतलब है, जो उस वैल्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम कोई इमेजिनरी बात नहीं कर रहे हैं, यहां हम कोई इन्फिनिटी बात नहीं कर रहे। इन्फिनिटी का मतलब कोई मतलब नहीं होता है, इन्फिनिटी कोई मतलब ही नहीं होता है, ठीक है। और इमेजिनरी मतलब कोई मतलब नहीं, ये सब का कोई मतलब नहीं है। एक ऐसा वैल्यू जो रियल लाइन पे मौजूद है, जिसको हम खोज सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, एग्जिस्ट करता हुआ वैल्यू। अगर हम कोई एग्जिस्ट वैल्यू को हम यहां पुट करें और y के एग्जिस्टेंस गायब हो जाए, मतलब y फिर एग्जिस्ट ना कर पाए, मतलब y को प्रॉब्लम हो जाए। y को प्रॉब्लम कब हो सकता है, समझिएगा पहले, y दो चीज कभी नहीं बनना चाहेगा। y किसी भी एग्जिस्ट वैल्यू को पुट करने पे अगर इन्फिनिटी हो जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम है। y हम कोई वैल्यू यहां पुट किए, मालूम पड़ेगा इन्फिनिटी हो गया, तो दिक्कत है ना। y अगर हम कोई वैल्यू यहां पुट करें इसमें और ये y इन्फिनिटी हो जाए, y का वैल्यू इन्फिनिटी आ जाए, मतलब y का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया। अरे इन्फिनिटी, y इन्फिनिटी हो गया, तो इन्फिनिटी का मतलब क्या है? इन्फिनिटी का तो कोई मतलब नहीं होना कि y कहां चला गया, हमको कोई पता ही नहीं। तो y कभी भी इन्फिनिटी नहीं बनना चाहेगा। और इन्फिनिटी क्यों बनता है वो भी जान लीजिए। इन्फिनिटी बनता है, ऐसा हम जब फंक्शन पढ़ा रहे थे तो डोमेन के बारे में बात हुआ था, ठीक है, सॉरी ट्रिगो में। तो y जब इन्फिनिटी में होता है, ध्यान दीजिएगा, तो दैट केस में देखिए, ध्यान से देखिएगा, इन्फिनिटी बनता है डिनोमिनेटर के कारण। y इन्फिनिटी तभी बनेगा जब किसी क्वेश्चन में डिनोमिनेटर मौजूद है। अगर क्वेश्चन में डिनोमिनेटर नहीं है तो वो इन्फिनिटी नहीं बनेगा फिर। अच्छा, y को एक और चीज से डर लगता है, y कभी भी इमेजिनरी नहीं बनना चाहता है। और इमेजिनरी आने का तभी चांस होगा जब आपके पास क्वेश्चन में कहीं पे रूट अवेलेबल होगा। मतलब किसी क्वेश्चन में अगर रूट अवेलेबल है ना, तो इमेजिनरी आने का डर है मौजूद। और कहीं पे अगर मान ली डिनोमिनेटर मौजूद है तो इन्फिनिटी आने का डर है मौजूद, ठीक है। ओके, बात समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल सा बात है, ठीक है। इमेजिनरी तभी आ सकता है जब क्वेश्चन में रूट हो, और इन्फिनिटी तभी आ सकता है जब क्वेश्चन में डिनोमिनेटर हो। अगर डिनोमिनेटर नहीं होगा तो इन्फिनिटी नहीं आएगा। अगर रूट नहीं हो, सॉरी रूट नहीं होगा क्वेश्चन में, तो इमेजिनरी नहीं आएगा। मतलब y किसी एग्जिस्ट वैल्यू को पुट करने पे अगर इमेजिनरी या इन्फिनिटी बन जाए तो दिक्कत है। y ये दो चीज नहीं बनना चाहता। y कब इन्फिनिटी कब हो सकता है, जब क्वेश्चन में डिनोमिनेटर दिख जाए। इमेजिनरी कब हो सकता है, जब क्वेश्चन में रूट दिख जाए। तो मतलब आपको सतर्क रहना है, इसको बचाना है, आपको यही डोमेन है, आपको बचाना है बस। तो देखिए जैसे आपसे कोई बोला, बताइए, समझिएगा, जैसे हम एक क्वेश्चन आपसे पूछे कि बताइए इस क्वेश्चन का डोमेन क्या होगा। बड़ा एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि बताइए इस क्वेश्चन का डोमेन क्या होगा। और एक क्वेश्चन हम यहां पे पहले में आपको दे रहे हैं कि इसका डोमेन क्या होगा। डोमेन का मतलब होता है कि हम रियल लाइन से वैल्यू को चेक करते हैं, एक एग्जिस्ट वैल्यू से हम ये देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको देखिए डिनोमिनेटर नहीं है, कहीं पर भी आपको रूट नहीं है। तो इसका मतलब है
कि आप रियल लाइन से कुछ भी इसको उठा के पुट करो, y को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि इसका डोमेन जो होगा x बिलोंग टू r, या आप ऐसे डोमेन भी बोल सकते हो, डोमेन होगा इसका रियल। और दूसरा तरीका डोमेन लिखने का ऐसे है कि x आपका बिलोंग टू रियल, मतलब x कुछ भी उठा के पुट करो, y को कोई प्रॉब्लम नहीं। डोमेन लिखने का ये भी तरीका है। पहले ये क्लियर हुआ कि नहीं, पहले बताइए। हम धीरे धीरे बढ़ेंगे, डोमेन को बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे। डोमेन समझ में आ जाएगा तो फिर रेंज भी समझ में आ जाएगा। ये क्लियर है पक्का? मतलब मैक्सिमम लोग मैसेज करें तभी वो होगा। एक दो लोग किए हैं, अभी 3 लोग किए। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं, शायद थोड़ा सा आगे बढ़े तो कुछ और लोग बढ़े मैसेज करने के लिए। चलिए 4-5 लोग किए हैं, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सपोज जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन हम दिए y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1। डोमेन बताना है आपको, डोमेन बताना है। बड़ा सिंपल सा बात है। देखिए इस क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको रूट नहीं है, कहीं पर भी डिनोमिनेटर नहीं है, तो इसका डोमेन क्या होगा? x बिलोंग टू रियल। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो। मतलब इसका ये मतलब है कि आप x में कुछ भी पुट कर सकते हो, x में आप कुछ भी पुट कर सकते हो। तो यहां से आप क्लास छोड़ के मत जाना, बहुत दिक्कत होगा नहीं तो फिर। ये अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। y इज इक्वल टू मान लीजिए आपके पास हो गया एक्स क्यूब प्लस 1। बोलिए डोमेन क्या होगा? डोमेन निकालने के लिए आप दो बात पे ध्यान रखना है, डिनोमिनेटर पे और रूट पे। रूट तो है ही नहीं, डिनोमिनेटर भी नहीं है, तो मतलब यहां भी x बिलोंग टू रियल। अभी ये कुछ अजीब टाइप का क्वेश्चन हम आपको देंगे। अब सोचिए ये क्वेश्चन अगर पहले आता तो कितना दिक्कत होता। ये y इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। आपसे पूछा कि बताइए इसका डोमेन क्या होगा? y इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और आपसे पूछा गया कि बताइए इसका डोमेन क्या होगा। बताइए, आप ही बताइए। देखिए अब थोड़ा थोड़ा चीज ठीक होने लगा, मजा आने चालू हो गया इसमें, रियल नंबर्स। देखिए x बिलोंग टू रियल। अगला देखिए फिर आइए y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। बताइए डोमेन क्या होगा? y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए अब आराम से आप बोलते जा रहे हैं। आप सिर्फ दो ही चीज तो देख ही रहे हो। आप क्या देख रहे हो कि भैया डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर नहीं है। डिनोमिनेटर आने से क्या दिक्कत है? इन्फिनिटी आने का। आप क्या देख रहे हो? रूट है, रूट नहीं है। क्वेश्चन में अगर रूट नहीं है तो इमेजिनरी नहीं आएगा कभी। क्वेश्चन में अगर डिनोमिनेटर नहीं है तो इन्फिनिटी नहीं आएगा कभी। तो मतलब इसका भी जो डोमेन होगा वो आपका रियल होगा। अब इसे मान लीजिए क्वेश्चन हम आपको एकदम अजीब टाइप का क्वेश्चन, देखने से अजीब है बट आंसर तुरंत हो जाएगा। y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 12 माइनस एक्स टू द पावर 9 प्लस एक्स टू द पावर 6 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। डोमेन बोलिए। रियल। एकदम आराम से बोल, अब कोई दिक्कत ही नहीं हो रहा। देखिए इतना अजीब अजीब तरह का क्वेश्चन सब करा दिए, अब कोई डर ही नहीं है इसमें। अगले क्वेश्चन में आते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। देखिए अब डिनोमिनेटर आ गया। अब आपके पास क्वेश्चन में डिनोमिनेटर आ रहा है, दिख रहा है आपको डिनोमिनेटर। इसका यह मतलब है कि आपको इन्फिनिटी आने का डर स्टार्ट हो गया। अब यहां से एक डर बन रहा है कि इन्फिनिटी ना आ जाए। तो देखिए ऐसे केस में आपको करना क्या है, ये सोचिए कि अगर डिनोमिनेटर में 0 आता है तो इन्फिनिटी टेंस कर जाता है। तो मतलब आपको डिनोमिनेटर को 0 बनने से बचाना है। आपको अपने डिनोमिनेटर को 0 बनने से बचाना है। तो बड़ा सिंपल है कि यहां पे क्या नहीं होगा, x इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब आप इस रियल लाइन में कुछ भी हो, इस रियल लाइन से आप कुछ भी हो पुट कर लें, लेकिन 0 यहां ना पुट करें। तो क्या अगर नीचे में 0 आ गया तो वो इन्फिनिटी बन जाएगा। तो बोलता है कि x आप कुछ भी पुट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, पूरा रियल पुट कर लो, लेकिन आप 0 को छोड़ दो। x बिलोंग टू रियल एक्सेप्ट 0। इसको कैसे पढ़ेंगे? x बिलोंग टू रियल एक्सेप्ट 0। या आप ऐसे नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसे लिख सकते हो, डोमेन क्या होगा? रियल
एक्सेप्ट 0। क्लियर है कंसेप्ट? पहले ये बोलिए यस या नो। ये कंसेप्ट क्लियर होगा तभी बढ़ेंगे। क्लियर है? चल, 2 ही 3 बच्चा मैसेज कर रहा है ना, बाकी सब लगता है सो हो गया है, पैरेलल में लगता है फिल्म लगा लिया है। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। y इज इक्वल टू 1/x माइनस 2। बताइए डोमेन क्या होगा? y इज इक्वल टू, एकदम धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। y इज इक्वल टू 1/x माइनस 2। आपको सिर्फ ये देखना है कि नीचे में ये 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 कब हो सकता है? ये देखिए x माइनस 2 को आप 0 के बराबर कर दो 2। अगर नीचे में 2 मिल जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। नीचे में अगर 2 मिल जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हम बोलेंगे ऑल रियल x बिलोंग टू रियल एक्सेप्ट 2। x बिलोंग टू रियल एक्सेप्ट 2। चलिए और देखते हैं इसमें क्वेश्चन। y इज इक्वल टू मान लीजिए 1/x प्लस 3। ये बताइए। चलिए बहुत सही है। देखिए आप साइड में इसको 0 के बराबर कर लो, तो x का वैल्यू आ गया -3। मतलब अगर यहाँ पे -3 पुट करो तो नीचे 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा x बिलोंग टू रियल। आप सब पुट करो, सिर्फ -3 छोड़ देना। तो ये माइनस, इसका माइनस, ये मतलब एक्सेप्ट होता है, मतलब आप इसको छोड़ रहे हो। कौन सा नंबर? -3 छोड़ रहे हो कर्ली ब्रैकेट में। तो x बिलोंग टू रियल एक्सेप्ट -3। चलिए कुछ हद तक तो आप सीख रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास है, यहां से देखिएगा, y इज इक्वल टू x माइनस 1 बाई x माइनस 3। y इज इक्वल टू x माइनस 1 बाई x माइनस 3। देखिए आपको डिनोमिनेटर पे ध्यान, न्यूमरेटर पे ध्यान नहीं देना है। आपको न्यूमरेटर पे ध्यान नहीं देना है, आपको जो ध्यान देना है डिनोमिनेटर पे करिए। तो डिनोमिनेटर जब आइएगा तो देखिए यहाँ पे अगर नीचे में 3 आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। 3 माइनस 3 0। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, मतलब x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू 3 हो गया। तो क्या लिखेंगे? x बिलोंग टू रियल एक्सेप्ट 3। x बिलोंग टू रियल एक्सेप्ट 3। ठीक है, x बिलोंग टू रियल एक्सेप्ट 3। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे काम करते हैं। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ओके, ये बताइए इसका डोमेन क्या होगा? y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो ये कंसेप्ट सीख जाने के बाद फिर हम लोग को क्वेश्चन पे काम करना होता है, फिर हम लोग को क्वेश्चन पे कमांड करना है। y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 बाई, देखिए सबसे पहले क्या करिए, अगर ये सॉल्व होने लगे तो सॉल्व करिए। देखिए हमको नीचे देखना है, ऊपर से कोई दिक्कत नहीं है, नीचे देखना है। क्या ये फैक्टर हो जाएगा? शायद हो जाए x माइनस 2। देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स माइनस 3x एंड प्लस 2 हो जाएगा। तो यानी कि इस बार आपको 2 वैल्यू से बचाना होगा। आपको ये देखना है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 0। तो x माइनस 1 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू 1 और 2। तो आप क्या बोलेगा? आपका x बिलोंग टू r होगा एक्सेप्ट, 2 वैल्यू हटाना होगा, एक 1 करली ब्रैकेट में। अच्छा कई लोग जानते हैं कि जल्दबाजी में क्या करता है, ऐसे कर लेगा x बिलोंग टू r एक्सेप्ट 1 2। ये गलत है। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो गलत है। क्यों गलत है आपको हम नंबर लाइन से समझा देते हैं। देखिए अगर ये मान लीजिए 1 है और ये मान लीजिए 2 है, तो करली ब्रैकेट 1 2 का मतलब क्या होगा? करली ब्रैकेट 1 2 का मतलब होगा सिर्फ 1 और सिर्फ 2। ये मीनिंग है करली ब्रैकेट का। ये जो मतलब है, ये आपका मतलब है करली ब्रैकेट। लेकिन अगर मान लीजिए आप यहां से लेकर यहां तक ले लिए, मतलब इसके बीच का सब नंबर ले लिए, 1.1 1.2 1.3, इसका मतलब हुआ
1 से 2। एक तरीका होता है 1 को भी छोड़ दो, 2 को भी छोड़ दो और इसके बीच का सारा नंबर ले लो, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। देखिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए किसका क्या मतलब है। ठीक है, ये एकदम क्लियर होना चाहिए, किसका क्या मतलब निकलेगा वो एकदम क्लियर होना चाहिए। तो बड़ा सिंपल है, कर्ली ब्रैकेट का मतलब वो इंडिविजुअल नंबर, तो यहाँ पे सिर्फ 2 नंबर छोड़ना था 1 और 2, इसलिए इसको कर्ली ब्रैकेट में लेना था, ना कि इस तरह से। इसमें हम क्या दिखाएंगे 1 और 2 का मतलब होता है, इस ब्रैकेट का मतलब होता है 1 को भी ले लो और 2 को ले लो, इसके बीच का सारा नंबर ले लो। इस ब्रैकेट का क्या मतलब है कि 1 को छोड़ दो, 2 को छोड़ दो, इसके बीच का सारा नंबर ले लो। तो इस बार जो हटाए हैं वो कौन सा हटाए, सिर्फ 2 नंबर हटाए, इसलिए कर्ली ब्रैकेट में लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए धीरे धीरे आपको बहुत सारा ऐसा बात देखने को मिलेगा जो आपको लगता है कि हम पहले पढ़े, ठीक है, तो धीरे धीरे इंटरैक्ट होने लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बताइए आंसर्स। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इसलिए गलती आपसे नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू, चलिए आपको जान के हैरानी हो जो क्वेश्चन हम लिख रहे हैं ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, लेकिन देखिए हम तुरंत बन जाएगा, जितना कंसेप्ट दिए ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोला जाता है, कुछ नहीं है, तब बेकार क्वेश्चन है। चलिए इसका आप आंसर दिखाओ। इसको मिटा दें। जितना क्वेश्चन दे रहे हैं ना किसी बुक्स में इतना क्वेश्चन एक साथ मौजूद है, ठीक है ना, आपको इतना कोई प्रैक्टिस कराएगा, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करा देते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। देखिए करना क्या है आपको भी समझ में आ रहा है, एक्स स्क्वायर ऊपर से कोई मतलब नहीं है, प्रॉब्लम डिनोमिनेटर से होता है इसलिए यहीं पे छोड़ देंगे। x माइनस 1 एंड x माइनस 4, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स 5x 4, ठीक है, फैक्टर सही किए हम। अब देखो यहाँ पे 2 प्रॉब्लम करेगा, एक 1 पुट करोगे तब भी ये 0 हो जाएगा और 4 पुट करोगे तब भी 0 होगा, तो इसका आंसर होगा x बिलोंग टू रियल एक्सेप्ट 1 और 4, दोनों नंबर कर्ली ब्रैकेट के अंदर आएगा। चलिए सीख गए, अगला क्वेश्चन लीजिए। y इज, अब यकीन नहीं करिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, 4 मार्क्स में आता है, फाइंड डोमेन क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन दे देता है। क्या था हमारे क्वेश्चन में, देखिए कंसेप्ट है तो y इज इक्वल टू, मान लीजिए अगला क्वेश्चन है 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ये बताओ। जाइएगा नहीं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, धीरे धीरे का एक बच्चा तो बच्चा खिसकता है। इसका आंसर बताइए, ये तो आसान है, तुरंत हो जाना चाहिए। चलिए आंसर आ गया। आप देखिए करना क्या है, फैक्टराइज करते हैं इसको, x हो गया x प्लस 1 एंड x माइनस 4, आई थिंक हो गया फैक्टर, एक्स स्क्वायर ठीक है, माइनस 4x प्लस x माइनस 3x एंड माइनस 4, ठीक। तो मतलब आपको अगर -1 पुट करेगा तब भी 0, -1 x बिलोंग टू आर एक्सेप्ट, इस साइन का मतलब क्या है, एक्सेप्ट। कौन कौन से नंबर, -1 पे प्रॉब्लम हो रहा है और 4 पे हो रहा है, 4 भी पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। -4 मत लिख दीजिएगा, मान लो बच्चा -4 और 1 लिख दिया, पूरा गलती हो गया। चलिए सीख तो गए, अगले क्वेश्चन में हम आते हैं, आप बताइएगा। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 एंड एक्स क्यूब प्लस 1, हाँ या ऊपर में प्लस कर लीजिए, नीचे में माइनस कर लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था उससे। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब माइनस 1, आंसर आ रहा लोगों का। देखिए पहले देखिए, सबसे पहला काम क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में, फैक्टर करना, ध्यान देगा। एक्स क्यूब माइनस 1 हो गया, फैक्टर करिए,
देखिए ये टूटेगा x माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो देखिए यहाँ पे दो फैक्टर आ रहा है नीचे में, एक तो ये वाला आ रहा है और एक ये आ रहा है। देखिए जब इस क्वाड्रेटिक को आप सॉल्व करिएगा ना तो x जो है ना वो इमेजिनरी आ जाएगा। अगर आप इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करिएगा तो x जो है इमेजिनरी आ जाएगा। यहां से आप सॉल्व करके देख लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है, तो एक्स होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। माइनस बी का मतलब हो गया माइनस 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर होगा 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 एंड 2 इंटू 1। तो माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 बाई 2। देखिए यहाँ पे साफ साफ आपको निगेटिव आने लगा रूट में, तो इसका ये मतलब है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। ऐसे कुछ लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हुए हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बेस पर आंसर कर सकते थे कि माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3 आई बाई 2 होगा। बट ठीक है, ये वैलिड सॉल्यूशन नहीं है, हम लोग को रियल सॉल्यूशन चाहिए, इमेजिनरी सॉल्यूशन नहीं चाहिए। तो मतलब इससे कोई सॉल्यूशन निकलेगा नहीं। एक और बात सिखाते हैं हम आपको, ध्यान देगा, और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, देखने से बहुत छोटा क्वेश्चन लग रहा है लेकिन कंसेप्चुअल बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है। देखिए पहले हम इसको फैक्टराइज किए, दो फैक्टर में आया। ठीक है, ये तो खैर 1 पे 0 होगा, 1 डाल दोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि ये 0 बन जाएगा। अब हम इस पे आते हैं, इस पर जब आइएगा तो आप देखिएगा ऐसा कोई रियल वैल्यू नहीं है जो इसको 0 बना दे। मतलब नंबर लाइन पे ऐसा कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करता है जो हम यहाँ पे रखें और 0 बन जाए। क्यों? क्योंकि जब इसका हम सॉल्यूशंस किए तो आपको ये पूरी तरह से इमेजिनरी नंबर निकाल के दिया, यानी कि इसके कारण कोई दिक्कत नहीं हमको, इसके कारण कोई दिक्कत नहीं। एक और चीज हम आपको सिखाते हैं, जानते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। हम ये लाइन दो बार हम बोले आपके लिए। कोई फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इस फंक्शन में आपको दो चीज दिखा, क्या दिखा कि इसका जो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है पॉजिटिव मिला। क्या देखें आप, जो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे ए जो है वो पॉजिटिव है, और जिसका डी है, जो डिस्क्रिमिनेंट है डी, ठीक है, लेस देन 0 अगर आता है। इफ अगर आप किसी क्वाड्रेटिक को देखते हो, जैसे इसी क्वाड्रेटिक को देख लो, ठीक है, इसी एक क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, मान लो ये, ध्यान दो। आप एक चीज नोटिस करो कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, एक्स का कोएफिशिएंट 1 है मतलब पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये वाला तो होल्ड किया, इसका डी निकाल लो, डी हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, मतलब आपको 1 माइनस 4 यानी कि -3, तो डी इसका नेगेटिव आ रहा है। देखो ये दोनों प्रॉपर्टी इसके अंदर था, ये जो हम लिए हैं एक्सप्रेशन लिए हैं, ये जो एक्सप्रेशन है, मतलब अगर किसी चीज को हम 0 के बराबर नहीं करते हैं और ऐसे ही लिख देते हैं तो उसको एक्सप्रेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक्सप्रेशन। मतलब हम एक्सप्रेस कर रहे हैं इसको, इससे इसका एक नामांकन कर दिए, नाम रख दिए, और हम इससे एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग एक्सप्रेशन बोलते हैं, जो इक्वल टू 0 करके नहीं रहता है। तो ये यानी हम बहुत बार एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन बोलेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए क्या इसका मतलब हुआ बोलने का। तो अब हम यहाँ पे आपको क्या समझाना चाह रहे हैं? हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। क्या है? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। एक अच्छा कंसेप्ट आगे के लिए डेवलप करेगा ये। और इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में दो प्रॉपर्टी मौजूद है, कौन कौन सा? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है और इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है डी जो है वो लेस देन 0 है। तब देन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पॉजिटिव होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर। ये जो सिंबल दिख रहा है वो ऑल का, फॉर ऑल है। फॉर ऑल ना लिख के, अगर हम फॉर ऑल ना लिख के अगर ये सिंबल लिख दें तो इसका मतलब यही होता है। तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, मतलब इसके अंदर आप कोई भी एक्स का वैल्यू डाल दीजिए इस नंबर लाइन को उठा के, कोई भी, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। अब देख लो, इसमें तुम कोई भी वैल्यू अपने मन से डाल दो, जो बने, नेगेटिव डालो, पॉजिटिव डालो, 0 डाल दो, ये हमेशा इसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। कोई भी वैल्यू तुम डाल के देख लो, खुद से देख लो, खुद से देख लो, एक दो डाली के देख लो, बेहतर होगा, वो थोड़ा सा कंसेप्ट आपका बनाएगा।
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कोई भी वैल्यू किए, एक्सपेरिमेंट थोड़ा बहुत करना चाहिए हमेशा, किए थोड़ा बहुत वैल्यू डाले, पुट किए, जो लग रहा है कि ना 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 चेक करते हैं ये वाला, शायद निगेटिव हो जाए, शायद जीरो हो जाए, आपको ऐसा अगर थोड़ा भी फील आ रहा है तो पॉजिटिव आ रहा है, आ रहा है पॉजिटिव, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक्स स्क्वायर जो माने तुम इस नंबर लाइन से जो माने निगेटिव पॉजिटिव रूट कुछ भी जो इस पर मौजूद है, इस पर तुम डाल के देख लो, ये हमेशा पॉजिटिव होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, चाहे तुम आर कुछ भी, चाहे एक्स तुम कुछ भी पुट कर लो। इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अब देखिए हम आपको समझाते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं वापस। इस कंसेप्ट का को अगर आप अपने अंदर बैठा लोगे ना तो बहुत सारा काम तुम आसानी से कर लोगे और बहुत सारी बात का आपको समझ आ जाएगा, डेवलप हो जाएगा। तो कोई भी चीज धीरे धीरे सीखते हैं, पहले हम थोड़ा सा ट्रिको सीखें, नॉलेज हुआ, अभी एक बहुत अच्छा चीज सीख रहे हैं। लास्ट डे में हम आपको बोले थे कि जो हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे बहुत इंटरेस्टिंग है, 4-5 क्लास लेंगे हम और बहुत अच्छे से आपको पढ़ाएंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे काम करते हैं थोड़ा सा। हाँ जी, अब देखिए यहाँ पे अगर ये कंसेप्ट को हम लोग समझ जाते हैं, अब जैसे यही क्वेश्चन था तो y इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 1 बाई एक्स क्यू माइनस 1 था, क्वेश्चन को लेकर हम बढ़े, जो कि न्यूमरेटर डेनोमिनेटर हमको डेनोमिनेटर से मतलब था, तोड़ दिए एक्स प्लस 1 सॉरी एक्स माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब ये क्वाड्रेटिक था, आपको साफ दिख गया कि फैक्टर तो होगा नहीं, और ये हम कब ट्राई करते हैं, कब देखते हैं कि ये सही बात है कि नहीं, जब हमारा फैक्टर आसानी से ना हो। ऐसे भी हम लोग 9-10 में पहले डी निकालना सिखाया गया, तो पहले ही चलो डी हम निकाल लेंगे, उसके बाद आगे काम करेंगे। तो अब हमारे पास 2 फैक्टर आ गया, तो ये तो आपको 0 हो सकता था 1 पे, लेकिन ये क्या कि आपका x का कोई भी वैल्यू रखो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, 0 तो आएगा ही नहीं, सवाल ही नहीं, कुछ भी रखो पॉजिटिव होगा, क्यों? क्योंकि इसमें ये दोनों प्रॉपर्टी मौजूद है, तो ये तो 0 आएगा नहीं, खत्म हो गया बात। 0 आने का यहीं पर एक डर है, सॉरी हाँ 1 पे 0 आ सकता है, तो इसी के कारण एक 0 आ सकता है नीचे, इसके कारण नहीं आएगा, तो इसका मतलब है कि इसका आंसर होगा x बिलोंग टू रियल एक्सेप्ट 1। दिस इज द आंसर। आप इसको ऐसे नहीं जाने दे सकते हो, आपके पास एक मतलब होना चाहिए, एक समझ होना चाहिए, उसके बाद ही आप इसको यहां से हटा सकते हो। अगले क्वेश्चन में आते हैं, चलो। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पलट देते चलो, एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1, एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1। बन जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। देखो आप क्या करोगे, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1, तो एक्स क्यूब माइनस 1 हो गया। कुछ गलती है क्या? गलती हुआ, हम पलटने बोले थे, गलती हो गया, एक्स क्यूब प्लस 1 बोले थे, इसको तोड़ देते हैं, एक्स प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आएगा। ऊपर में तोड़ने का कोई फायदा नहीं है, क्यों नहीं फायदा है बाबू? क्योंकि न्यूमरेटर से कोई दिक्कत नहीं होता है, तो एक तो 0 आपको ये बना देगा, ये 0 बना देगा, इससे बनेगा 0। अब हमको ये सोचना कि क्या इससे 0 बनेगा, तो पहला बात ये फैक्टर नहीं हो पा रहा आसानी से, तो चलो हम लोग चेक करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक एक्सप्रेशन है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो ये वाला होल्ड कर रहा है। डी चेक कर लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो -1 का स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू 1, 1 माइनस 4 माइनस 3, डी निगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब कि इसमें कुछ भी पुट करो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हमेशा पॉजिटिव होगा, चाहे आप एक्स कुछ भी पुट करो, मतलब पॉजिटिव के अलावा कुछ होगा ही नहीं, निगेटिव भी नहीं होगा, 0 भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ पॉजिटिव होगा, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, तो 0 आने का चांस कहां पे? बस यहाँ पे, तो आप क्या रखोगे, एक्स बिलोंग टू आर और ये वाला वैल्यू बढ़ा दो, यानी कि -1 बन गया।
उम्मीद करते बात समझ में आ गया होगा। x belong to R, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए इसमें। y is equal to x square plus x plus 1 by x square minus 5x plus 6। चलो आंसर बताओ। y is equal to x square plus x plus 1 by x square minus 5x plus 6। चलिए बहुत सही है। ये फैक्टर हो जा रहा है शायद, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, किसी क्वाड्रेटिक को सबसे पहले फैक्टर करना कोशिश किया जाता है। अगर फैक्टर नहीं होता तो फिर वो वाले कंसेप्ट पे जाते हैं हम लोग। ये हो जा रहा है आराम से। तो ऑल रियल, देखिए 2 रखेंगे तब भी 0 और 3 रखेंगे तब भी 0, करली ब्रैकेट में लेकिन, ठीक है। चलिए सीख तो गए आप लोग। एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 बाई एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये क्वेश्चन, this is a question, y is equal to x plus 5 by x cube plus x square plus x plus 1। नेक्स्ट क्लास हम लोगों का संडे को 2:30 में होगा, 2:30 बजे होगा। बीच में 1 वीक का छुट्टी होगा आप लोगों को, थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेशन है ना। तो उस बीच में हम कुछ वीडियोस छोटे छोटे चैप्टर का दे देंगे आपको। ठीक, 2-2 दिन का है, छोटे छोटे चैप्टर है, उसको कर लीजिएगा उस बीच में। यहाँ देखिए y is equal to x plus 5 by x cube plus x square plus x plus 1। आंसर तो कुछ लोग दे रहे हैं लेकिन थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है मुझे आंसर इसका। टाइम दीजिए थोड़ा सा क्वेश्चन को। पहली बार क्यूबिक आया, ध्यान दीजिएगा, पहली बार क्यूबिक दिख रहा है आपको। नहीं, जब हम बनाते हैं इसको सबसे पहले हमेशा कोशिश क्या करो, फैक्टर। ऐसे इसको पहचान के रखो, बड़ा इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा तुमको देखने में, घटते हुए जा रहा है। देखो यहां से क्या करो, यहां से क्या करो, एक्स स्क्वायर को कॉमन खींच लो तो एक्स प्लस 1 आ जाएगा, और इनमें तुम 1 को कॉमन खींच लो तो ये भी एक्स प्लस 1 हो जाएगा। अब देखो दोनों जगह पे एक्स प्लस 1 आ जा रहा है तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो रिजल्ट आपको मिलेगा यहाँ पे एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा। मतलब हम इसका फैक्टर कर दिए। ऐसे इसका फैक्टर बहुत काम आता है बाद में। अभी से पहचानना अगर हम लोग सीख जाएंगे, मतलब फंक्शन में नहीं और भी बहुत जगह मिलेगा, स्पेशली डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, लिमिट्स में, बहुत जगह मिलता है। अलजेब्रा में कुछ जगह पे मिलेगा आपको। अब ध्यान दीजिए इसको जीरो कौन कौन बनाएगा, जीरो कौन कौन बनाएगा। एक तो ये जीरो बना देगा, -1 अगर आप पुट करते हो -1 + 1, ये एक जीरो बना देगा। ये जीरो नहीं बनाएगा, क्यों नहीं बनाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, देखिए ना, ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो भैया ये तो कोई भी नंबर रखोगे ये पॉजिटिव ही हो जाएगा। बहुत होगा तो जीरो रखोगे तो जीरो होगा, लेकिन साथ में प्लस 1 ऐड हो जाएगा, ये या तो पॉजिटिव होगा या तो जीरो होगा, लेकिन वो 1 के साथ ऐड होगा तो फाइनली पॉजिटिव ही आना है। तो ये निगेटिव भी नहीं आएगा पहली बात, और जीरो भी नहीं आएगा। और ऐसे भी देखो ना, अगर तुम इसको सॉल्व करते हो तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो एक्स इक्वल टू रूट अंडर -1, तो एक्स का वैल्यू आयोटा आ रहा है, इमेजिनरी आ जाएगा। लेकिन लॉजिकल आपको ज्यादा सोचना है, ठीक है। जैसे इसको भी अगर तुम सॉल्व करते हो ना तो एक्स का वैल्यू इमेजिनरी आता। तो लॉजिकल थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो कि ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दो पॉजिटिव मिलकर पॉजिटिव आएगा, जीरो आने का कोई चांस ही नहीं। जीरो आने के लिए यहाँ पे -1 आना चाहिए था, तो किसी का भी स्क्वायर लेंगे तो -1 तो नहीं होगा, तो इसका मतलब यहाँ जीरो नहीं आएगा, सिर्फ जीरो यहाँ से आएगा। तो ऑल रियल एक्सेप्ट -1 पुट करोगे तो जीरो आएगा। दिस इज आंसर, ये इसका आंसर आएगा। देखिए अभी अब आपके पास क्या है ना, अब आपको सिर्फ फंक्शन को पकड़ना है, कंसेप्ट तो आप ही जान गए हो कि डेरिवेटिव को जीरो नहीं होने देना, लेकिन अब आप कहाँ फंस जा रहे हो, हम जो फंक्शन नया नया कर दे रहे हैं उससे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है कहीं कहीं।
तो अगर वो चीज तुम कर लोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं। जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 7, एक्स क्यूब। देखिए हर टाइप का हम इसमें क्वेश्चन आपको करा दे रहे हैं कि कहीं से भी कुछ भी पूछेगा आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 7 बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ट्राई दिस वन। चलिए क्या किए होंगे आप, एक्स प्लस 7 तो लिख ही दिए, नीचे में फैक्टराइज कर दिए होंगे। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है, तो एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया हो तो एक्स माइनस 1 आया होगा, यहां से माइनस 1 को कॉमन लोगे तो एक्स माइनस 1 आएगा। देखो वापस करो, माइनस एक्स प्लस 1 यही आएगा, तो दोनों से एक्स माइनस 1 को कॉमन खींच लो और एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पाएगा। ओके तो आई थिंक एक्स क्यूब ठीक है, माइनस एक्स ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर भी ठीक है, एंड प्लस 1 ठीक है। अच्छा यहां से फिर टूटेगा ये, एक्स माइनस 1 एंड एक्स प्लस 1, तो फाइनली आएगा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड इंटू एक्स प्लस 1। तो जब ये टूटेगा तो ये बनेगा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड एक्स प्लस। अच्छा आप इसको जैसे हम यहाँ तोड़े हैं ना, आप प्रॉपर क्वेश्चन जब बनाएगा तो तोड़ते जाइएगा। जैसे आप जब क्वेश्चन बना रहे थे तो जरूरी नहीं कि इसको रफ में तोड़ी, ये तो हम आपको दिखाने के लिए सिर्फ कर दे रहे थे। मतलब एक्स स्क्वायर को कॉमन लिए एक्स माइनस 1 हो गया, यहाँ से माइनस 1 को कॉमन लिए एक्स माइनस 1 हो गया, अगले स्टेप में फिर हम गए एक्स माइनस 1 को कॉमन खींच लिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया। जितना फैक्टराइज इसको अच्छा वाला कर सकते हो कर देना, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, देन फिर क्या एक्स प्लस 7 बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड एक्स प्लस 1 वाई। अब कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, एक तो यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है कि एक्स का वैल्यू 1 पुट करोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो ऑल रियल एक्सेप्ट माइनस 1। अच्छा माइनस 1 यहाँ मिलेगा और यहाँ पुट करोगे 1, तो आंसर इजी, कोई दिक्कत नहीं था। ओके चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। इसका आंसर करिए। y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। क्या लगता है, देखिए ये क्वाड्रेटिक है और मुझे नहीं लग रहा ये फैक्टर होगा, इससे छोटा ये दिख रहा है, 5 आने का चांस दिख नहीं रहा मेरे को, तो नहीं हो पाएगा। अब मेरे पास एक चारा है कि हम इसका देखते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पर पॉजिटिव डी निकाल कर देख लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ओके, माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5, तो हो गया 16 माइनस 20 मतलब माइनस 4, डी निगेटिव आ रहा है। तो इसका ये मतलब हुआ कि आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग टू आर। चाहे आप नंबर लाइन से उठा के कुछ भी इसमें पुट कर लीजिए, ये हमेशा पॉजिटिव ही रिजल्ट देगा, कोई भी नंबर रख दो, फाइनल रिजल्ट इसका पॉजिटिव आना तय हो गया। तो मतलब ये किसी भी x के लिए 0 नहीं होगा, नेगेटिव भी नहीं होगा और 0 भी नहीं होगा, ठीक है, नेगेटिव भी नहीं होगा, सिर्फ पॉजिटिव होगा, है ना, और 0 तो खैर होगा नहीं। तो यानी कि आप इसमें कुछ भी पुट करो y को कोई प्रॉब्लम नहीं। y को तभी प्रॉब्लम होता है ना कि कोई x ऐसा पुट करते जो नीचे में 0 आता है, तो ऐसा कोई x है ही नहीं, आप कोई भी x पुट करोगे नीचे पॉजिटिव आ जाएगा, तो पॉजिटिव आने से इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका मतलब है कि x बिलोंग टू r। एग्जाम में आ गया तो आपको रीजन यही वाला देना है जो हम यहाँ पे आपको करके दिखाएं।
ठीक है, आपको यही रीजन को यहाँ पे डिफाइन कर देना है। क्लियर हुआ? कितने लोगों का सही था ये आंसर? छोटा छोटा क्वेश्चन है, ये कंसेप्ट बना रहा है आपका, गलती आपसे नहीं होना चाहिए। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5, बताइए। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स, देखिए बड़ा सिंपल है। एक्स स्क्वायर यहाँ पे नीचे में, न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है, डिनोमिनेटर में आते हैं, एक्स स्क्वायर है पॉजिटिव होगा, प्लस 5 है पॉजिटिव, दो पॉजिटिव को मिलेंगे करेंगे तो पॉजिटिव होगा, यानी कि आंसर होगा एक्स बिलोंग टू रियल। जीरो होगा ही नहीं ना, जीरो तो आएगा ही नहीं ना, ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव, दो पॉजिटिव को ऐड करोगे पॉजिटिव ही आएगा। बहुत ज्यादा तुम क्या कर सकते हो, एक्स को वैल्यू जीरो डाल सकते हो, तो जीरो भी डालोगे तब भी 5 बचेगा, यानी इसका आंसर होगा एक्स बिलोंग टू आर। देखिए लॉजिक पकड़ना है आपको ना, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 7, सेम चीज यहां भी लग रहा है। न्यूमरेटर से कोई मतलब है नहीं हमको, डिनोमिनेटर में आए, डिनोमिनेटर में आने के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, कुछ ऐसा देख रहे हैं, तो यहाँ यानी कि यहाँ भी एक्स बिलोंग टू आर, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, दो पॉजिटिव ऐड करोगे तो पॉजिटिव ही देगा, जीरो आने का कोई चांस ही नहीं है, यानी आंसर एक्स बिलोंग टू आर। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9। अभी एक और आएगा जो थोड़ा सा तंग करेगा हम लोग को, ठीक है, एक दो टाइप इसमें छोटा छोटा और आएगा जो हम लोग को तंग करेगा। मिक्स क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं कि आपका दिमाग भी साथ में चलते जाए। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये क्वेश्चन आसान नहीं है, जल्दी से आंसर करिए। क्या करिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया, ये फैक्टर हो जाएगा एक्स माइनस 3 एंड एक्स प्लस 3। आंसर आया? हाँ आंसर अब आ रहा है आप लोगों का। देखिए यहाँ पे ऑल रियल एक्सेप्ट, देखिए 3 पुट करेगा तो प्रॉब्लम, माइनस 3 पुट करेगा तो भी प्रॉब्लम, ऑल रियल एक्सेप्ट 3 एंड माइनस 3। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। चलिए इसका आंसर करिए तो। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। होना चाहिए, आंसर नहीं नहीं नहीं, ये इसका कुछ नहीं होगा, आंसर गलत आ रहा था, ये फैक्टर ही नहीं हो पाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, फैक्टर नहीं होगा, इसका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है और डी इसका लेस देन 0 है, मतलब इसका ए जो है पॉजिटिव दिख रहा है, डी आपका लेस देन 0 आ रहा है, इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 पॉजिटिव होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर। हैबिचुअल होना है अब इसमें आपको, इसका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, डी इसका लेस देन 0 है, तो इसका मतलब कि आप कोई भी एक्स का वैल्यू डाल दीजिए हमेशा पॉजिटिव होगा किसी भी एक्स के लिए, तो मतलब ये 0 कभी आएगा ही नहीं, तो इसका डोमेन क्या होगा, रियल। चलिए यहीं से रखते हैं, अभी और करेंगे हैंग होने लगेगा है ना, तो हम दिमाग हैंग भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट डे हम लोग संडे को और आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ नए टाइप के फंक्शन के साथ आते हैं डोमेन निकालने के लिए, ठीक है। अभी डोमेन एक क्लास और चलेगा, अगले दिन शायद रूट वूट पे हम लोग काम करेंगे, कुछ नया कंसेप्ट लेकर आएंगे, कुछ नया चीज आपको और बताएंगे जिससे चीज और आसान बने। ओके, इतना क्वेश्चंस कहीं पे भी नहीं, आज हमको लगता है 20-22 क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं, ठीक है, तो इतना प्रैक्टिस कोई नहीं कराता, 2-4 प्रैक्टिस करके छुड़ा देता है, ठीक है, प्रैक्टिस ही जितना करिएगा उसी से आपका कंसेप्ट बनेगा, क्वेश्चन बनाने से ज्यादा ज्यादा कंसेप्ट बनता है। चलिए यहीं तक रखते हैं, ओके, थैंक यू वेरी मच।